गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इपॉक्सी रेजिन्स, जिसमें हमारी पहली है पॉलीऑक्सीमिथाइलिन ग्लाइकोल। तो यहाँ पे हमारे मोनोमर होता है हमारा इथाइलिन ऑक्साइड, जिसको हम ट्रीट कराते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर की प्रेजेंस में, या फिर हम इथाइलिन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में हम इसको ट्रीट कराते हैं। तो जो ये OH जो रहता है हमारा एज अ मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पे, हमारे जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड जो हमारी सिमेट्रिकल है, तो ये किसी भी CH2 पे अटैक कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये कार्बन पे अटैक करेगा, जब ये कार्बन पे अटैक करेगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगी और ऑक्सीजन पे चला जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज। अब जो यहाँ पे एक हमारा नया न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो गया है, जो हमारे नेक्स्ट मॉलिक्यूल जब आएगा तो उसके CH2 पे हमारा O नेगेटिव अटैक करेगा और फिर से क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगी और हमारा अब क्या होगा, मतलब नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल रेडी हो जाएगा। तो क्या होगा, मतलब ऐसे ही हमारा ये मतलब पॉलीमर बनता चला जाएगा और अल्टीमेटली जब N मॉलिक्यूल इसके रिएक्ट करेंगे तो लास्ट में जब हमारा O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनेगा तो उसको हम ट्रीट कराएंगे वाटर के साथ, तो हमें मिल जाएगा हमारी इपॉक्सी रेजिन। तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो ये होते हैं ये हमारे वाटर सोल्यूबल पॉलीमर होते हैं। इनको यूज़ करते हैं हम कॉस्मेटिक्स के में बनाने में, फार्मास्यूटिकल्स में एंड ल्यूब्रिकेंट्स में इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो हमारा सेकंड स्टेप में वाटर लिखा हुआ है वो हमारा O नेगेटिव को OH बनाने के लिए लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हमारी ये फर्दर मतलब पॉलीमराइज होके ये हमारे अल्टीमेटली हमें पॉलीमर मिल जाता है। तो फिर नेक्स्ट हम इपॉक्सी रेजिन की बात करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हमारा बिसफिनॉल ए। तो जो हमारा जो फर्स्ट मॉलिक्यूल लिखा हुआ है इसका कॉमन नेम क्या है, हमारा बिसफिनॉल ए। तो यहाँ पे इसका और आयुपेक नेम क्या रहेगा इसका, हमारा 4,4 प्रोपेन 2,2 डाईआइल डाईफिनॉल। तो क्या होता है कि मतलब, या फिर इसका दूसरा नाम रहता है 2,2 bis 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल प्रोपेन। यानी कि प्रोपेन किसको नाम दिया है इसने, CH3 को। उसके बाद उसमें क्या होगा, सेकंड कार्बन से अटैच्ड है हमारे क्या, 4 हाइड्रोक्सीफिनाइल ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है। तो इसको जब हम ट्रीट कराएंगे NOH के साथ, तो यहाँ पे अब दोनों ही ये हमारा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो ये किसी भी OH का एक H+ ले लेगा और हमारा वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा और फॉर्मेशन किसका होगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव का। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि हमारा O नेगेटिव अटैक करता है किस पे, 2-क्लोरोमिथाइल ऑक्सीरेन पे। तो जो हमारा ये एपीक्लोरोहाइड्रिन इसका रहता है कॉमन नेम, और इसका आयुर्वेदिक नेम क्या है, 2-क्लोरोमिथाइल ऑक्सीरेन। तो क्या होगा, अब ये अटैक करेगा उस कार्बन पे जहाँ पे क्राउडिंग कम है। तो पहले वाले केस में क्या था, CH हमारी इथाइलिन ऑक्साइड थी, तो वो क्या थी, सिमेट्रिकल थी, किसी भी कार्बन पे अटैक करो हमें सेम प्रोडक्ट ही मिलना था। लेकिन यहाँ पे इस केस में क्या होता है, इस केस में रहता है हमारा इस वाले कार्बन पे अटैक होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी स्टेरिक क्राउडिंग कम है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है इस केस में वो उसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो वो वहाँ पे अटैक करेगा जहाँ पे क्राउडिंग कम होगी। अब इस वाले ऑक्सीरेन में क्या है, दूसरे वाले पे अटैच है हमारा CH2Cl, तो वहाँ पे क्राउडिंग कंपेरेटिवली ज़्यादा होगी, इसीलिए अटैक कहाँ कौन से कार्बन पे होगा, CH2 वाले कार्बन पे होगा जहाँ पे कोई हमारा दूसरे सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं लगे हुए। तो इसका फॉर्मेशन हुआ हमारा, जो ये प्रोडक्ट बना है अब इंटरमीडिएट O नेगेटिव जो बन गया, अब वो अटैक करेगा नेक्स्ट वाले कार्बन पे जिससे अटैच्ड है Cl, क्योंकि Cl क्या है, हमारा अच्छा लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे फिर से एक हमारे इपोक्साइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। जो ये हमारे इपोक्साइड का फॉर्मेशन हो गया, अब इसको इसका जो सेकंड वाला पार्ट है, सेकंड वाले पार्ट में हमारा OH एक फ्री है यहाँ पे। तो जब हम NaOH से साथ ट्रीट करवाएंगे तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, O नेगेटिव Na पॉजिटिव का फॉर्मेशन होगा और सेम रिएक्शन फिर से रिपीट होगी किसके साथ, एपीक्लोरोहाइड्रिन के साथ, जिसका दूसरा नाम क्या है हमारा, 2-क्लोरोमिथाइल ऑक्सीरेन है। तो अब उसके दूसरी साइड पे भी क्या हो जाएगा, हमारी एक इपोक्साइड रिंग लग जाएगी। अब हम ध्यान देने वाली बात ये है, इसी तरह से ही जो हमारी जो ये है रिंग बड़ी होती चली जाएगी, यानी कि दोनों साइड इसकी रिएक्शन होती रहेगी और हमें अल्टीमेटली पॉलीमर मिल जाएगा। इसको हम फिर से बिसफिनॉल ए लेते हैं, NaOH के साथ ट्रीट कराते हैं उसको, फिर एपीक्लोरोहाइड्रिन लेंगे और इसी तरह से हमारा पॉलीमर बनता चला जाएगा। अब ध्यान देने वाली की बात ये है कि जो हमारा पॉलीमर बन गया, अब ये इसमें ये OH ग्रुप कहाँ से आया, इसमें ये OH कहाँ से आता है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट टाइम जब अटैक करता है ये बिसफिनॉल ए, तो वह अटैक कहाँ पे करेगा, वो इस वाले कार्बन पे करेगा और यहाँ पे ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगी ये वाली, और हमारा
O नेगेटिव यहाँ पे बन जाएगा, और इसको लास्ट में जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे इस कार्बन पे क्या आ जाएगा हमारा OH। तो इसलिए पॉलीमर में यहाँ पे हमने ये OH लिखा हुआ है। बाकी ये n टाइम्स रिपीट होता है, तो एक साइड पे रहती है हमारी इपोक्साइड रिंग, दूसरी साइड पे रहेगी हमारी दूसरी इपोक्साइड रिंग। तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमें इपोक्सी रेजन यहाँ से ऐसे मिल जाएगी। तो जो ये लीनियर पॉलीमर ऑब्टेन्ड होता है उसमें हम क्रॉस लिंकिंग इंट्रोड्यूस करते हैं कि किससे, बाय यूजिंग, ये क्रॉस लिंकिंग का लिए रिएजेंट यूज़ करते हैं हम डाई इथाइलिन ट्राई अमीन। यानी कि जो हमारी ये लीनियर पॉलीमर बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्रॉस लिंकिंग इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं बाय यूजिंग डाई इथाइलिन ट्राई अमीन, जिसमें नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनको वो डोनेट करके क्रॉस लिंकिंग इंट्रोड्यूस कर सकता है। तो इनमें क्या होती है हमारी एक्सीलेंट एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है, और इनको यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने में, लेमिनेट करने के लिए, और मतलब वुड को और फ्लोर को लेमिनेट करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो फिर हमारी नेक्स्ट जो हमारा पॉलीमर है वो कौन सा है हमारा, पॉलीयूरिथेन्स। जैसे कि नाम, यूरिथेन क्या होते हैं हमारे, यूरिथेन होते हैं हमारे एस्टर ऑफ कार्बामिक एसिड। यानी कि कार्बामिक एसिड के एस्टर्स को क्या बोलते हैं हम, यूरिथेन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है हम, और हमारे कार्बामिक एसिड क्या कौन से होते हैं, RNH COOH को हम बोलते हैं हम हमारे कार्बामिक एसिड। आर यानी कि बनते किससे हैं हमारे अमीन, इसमें एक अमीन फंक्शनल ग्रुप है NH और एक एसिड फंक्शनल ग्रुप है COOH। इनको हम बोलते हैं कार्बामिक एसिड। जो ये कार्बामिक एसिड क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे अनस्टेबल होते हैं। यानी कि इनमें से ईजिली हमारी CO2 गैस निकल जाती है और हमें अमीन का फॉर्मेशन होता है। अमीन ये ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं अमीन में एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स में। लेकिन जैसा कि हमने बोला कि कार्बामिक एसिड तो अनस्टेबल होते हैं, लेकिन कार्बामिक एस्टर जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। यानी कि हमने एल्काइल आइसोसाइनेट लिया, उसको ट्रीट करवाया किसके साथ, अल्कोहल के साथ, तो हमारा फॉर्मेशन किसका होगा। अब इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, आइसोसाइनेट में क्या है, R सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो जो अल्कोहल ने अटैक कि अल्कोहल में जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उन्होंने अटैक किया कार्बन पे, क्योंकि कार्बन से दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे हुए हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो कार्बन के ऊपर क्या है हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। अब इसने कार्बन पे अटैक किया तो आपकी दो पॉसिबिलिटी थी, या तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो सकती है या फिर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो सकती है। तो हमने यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक की है, क्योंकि ऑलरेडी जब क्या होता है, जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होती है तो उस टाइम पे वो वापस आके मतलब डबल बॉन्ड फिर से बनाती है और उसके बाद फिर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करती है। क्योंकि जो अब ये अल्कोहल से H आएगा वो हमारा नाइट्रोजन पे ज़्यादा स्टेबल रहेगा कंपेयर टू ऑक्सीजन, और कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है हमारी कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ से। तो यहाँ पे फॉर्मेशन किसका हुआ, यूरिथेन का, जिसको हम कार्बामेट एस्टर भी बोलते हैं। ठीक है। तो जो पॉलीयूरेथेन होता है उसका मोनोमर कौन से होते हैं हमारे, डायोल होते हैं एंड डाई आइसोसाइनेट होते हैं। डायोल में हम क्या क्या ले सकते हैं, या तो हम ले सकते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल ले सकते हैं, या फिर हम लो मोलिकुलर वेट का कोई भी पॉलीमर ले सकते हैं जिसके दोनों साइड पे क्या लगा हुआ हो, CH2OH ग्रुप लगा हुआ हो। यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री पॉलीमर बोलते हैं। इसको हम प्री पॉलीमर क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो हम ओरिजिनली जो हम पॉलीमर सिंथेसाइज करना चाह रहे हैं उसके सिंथेसिस में ऑलरेडी हम एक पॉलीमर को यूज़ कर रहे हैं। यानी कि जो पॉलीमर हमें चाहिए उसके सिंथेसिस में हम ऑलरेडी मोनोमर में ही एक पॉलीमर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, प्री पॉलीमर। यानी कि या तो हम इथाइलिन ग्लाइकोल ले सकते हैं, या फिर एक लो मोलिकुलर वेट का, जिसका मतलब अराउंड 1000 तक जिसका वेट हो, उसमें हम जिसके दोनों साइड पे CH2OH ग्रुप लगा हुआ हो, सो दैट जिससे वो पोलीमराइज कर पाए। डाई आइसोसाइनेट में हम क्या लेते हैं, टोल्यूइन 2,4 डाई आइसोसाइनेट का हम यूज़ करते हैं। तो हमने डायोल लिया, उसमें दोनों साइड पे क्या लगा हुआ है हमारा, CH2OH ग्रुप। उसके बाद हमने क्या लिया, टोल्यूइन 2,4 डाई आइसोसाइनेट। तो जो इसमें क्या होता है कि यानी कि फिर से ऑक्सीजन के लोन पेयर्स ने अटैक किया कार्बन कार्बन पे, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुई और पॉलीमराइज हो गया हमारा ये पॉलीमर। तो अल्टीमेटली इसने पॉलीमराइज करके क्या दिया हमें, पॉलीयूरिथेन। ठीक है। तो इसलिए इसको पॉलीयूरेथेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कौन से होते हैं, यूरिथेन ग्रुप्स रहते हैं हमारे। ठीक है। तो जो हमारा जो ये पॉलीयूरेथेन होते हैं इनमें जब लो डिग्री होती है यानी क्रॉस लिंकिंग कम होती है,
तब ये सॉफ्ट होते हैं और इलास्टिक होते हैं। तो इनका यूज़ करते हैं हम स्ट्रेचेबल स्पैंडेक्स बनाने में, लिक्रा के फाइबर बनाने में, जो बेदिंग सूट्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन जब इसमें हाई डिग्री हम क्रॉस लिंकिंग इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो उस टाइम पे ये फोम बनाने में इसका यूज़ किया जाता है, जो कि काफ़ी रिजिड भी होती है और लाइट भी होती हैं। उनको एज ए थर्मल इंसुलेटर यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाते टाइम पे, यानी उनको पोर्टेबल आइस चेस्ट में यूज़ करते हैं, पिलोज़ में, फोम में, ये बेक्ड फैब्रिक में, और हमारी कार की सीट बनाने में भी पॉलीयूरेथेन्स का यूज़ किया जाता है। तो एक वर्ड आया है यहाँ पे पॉलीयूरेथेन फोम्स। ये क्या होती हैं? जब हम एल्काइल आइसोसाइनेट को ट्रीट कराते हैं, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, तो कार्बामिक एसिड बनता है। अब जो कार्बामिक एसिड बना वो होता है हमारा अनस्टेबल। वो किस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? हमारे अमीन में और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे बनी है, ये बबल्स प्रोड्यूस करती है, यानी कि जो हमारा जो पॉलीमर होता है फिर उसकी फॉर्म कैसे हो जाती है? हमारी फोम की तरह हो जाती है। अब जो ये अमीन बना है वो अटैक करता है किस पे? हमारे एल्काइल आइसोसाइनेट पे, क्योंकि एल्काइल आइसोसाइनेट पूरा कंज्यूम नहीं होगा, क्योंकि हमने वाटर किस में लिया है? काफ़ी स्मॉल अमाउंट में लिया हुआ है। तो जो बच जाता है हमारा एल्काइल आइसोसाइनेट, वो उस पर हमारे जो अमीन का फॉर्मेशन हुआ है वो अटैक करती है और हमारा फॉर्मेशन करती है हमारी पॉलीयूरेथेन फॉर्म का। फॉर्म किसकी वजह से बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो बबल्स बना देती है, उसकी वजह से इसकी शेप, ये मतलब इसका अपीयरेंस फॉर्म की तरह होती है। ठीक है। तो हम पॉली अल्कोहल को भी यूज़ किया कर सकते हैं ये क्रॉस लिंकिंग इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारे पॉलीयूरेथेन्स में, डायोल्स की जगह पे। यानी कि हम ज़रूरी नहीं कि हम डायोल्स ही यूज़ करें, जो डायो मतलब एक दो से ज़्यादा भी हम OH ग्रुप यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर्स के एग्जांपल्स। अब हम बात करते हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉलीमर की, वो है हमारी रबर। रबर हमारी दो टाइप की हो सकती है, यानी कि एक तो नेचुरल जो हमें नेचर से मिलती ही है, नेचुरल रबर, और दूसरी होती है हमारी सिंथेटिक रबर। तो जो हमें नेचर में मिलती है नेचुरल रबर, पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। वो ऑब्टेन करते हैं हम किससे? लेटेक्स के साथ। जो रबर ट्री होते हैं उनकी बार्क में जब हम इंसिजन करते हैं तो हमें जो लिक्विड मतलब मिलता है उससे हमारे क्या मिलती है? हमें रबर मिलती है। तो इसमें मोनोमर कौन सा होता है? हमारा आइसोप्रीन इसमें मोनोमर होता है, जो केमिकली क्या होता है? 2 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन। जब आइसोप्रीन पॉलीमराइज करता है तो अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? पॉली आइसोप्रीन मिलती है। तो इसमें जो आइसोप्रीन में क्या है? हमारी दो डबल बॉन्ड है जो हम, और जब हम ये पॉलीमर बना लेता है तो ये डबल बॉन्ड, इनमें एक डबल बॉन्ड बच जाती है कार्बन और कार्बन के बीच में, जो सेंटर वाले दो दो कार्बन है हमारे, उनमें क्या होता है कि जब हमारी एक डबल बॉन्ड पॉलीमर में प्रेजेंट है, अब इसमें दो पॉसिबिलिटी होती है हमारी, या तो ये सिस हो सकती है या फिर ये ट्रांस हो सकता है। तो जो हमें नेचर में रबर मिलती है उसमें क्या होता है? हमेशा सिस कॉन्फ़िगरेशन मिलता है हमारा डबल बॉन्ड के अराउंड। तो इसमें जो हमारी सिस पॉलीआइसोमरीन होती है उसको हम बोलते हैं हमारी नेचुरल रबर, और ये सिस कॉन्फ़िगरेशन किसके अराउंड है? हमारा डबल बॉन्ड के अराउंड है। ठीक है। और जो हमारी सिंथेटिक रबर होती है जिसको हम गट्टा परछा भी बोलते हैं, उसमें क्या रहता है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होता है, जिसको हम किससे बनाते हैं? फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से, जिसका हम फॉर्मेशन का होता है। तो ट्रांस जो पॉलीआइसोमरीन होती है वो हमारी नेचुरल रबर का ही एक आइसोमर कह सकते हैं हम इसको। ठीक है। तो ये थी हमारी नेचुरल रबर। अब हम बात करते हैं सिंथेटिक रबर की, क्योंकि नेचुरल रबर में वो सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जो हमें चाहिए होती हैं, इसलिए हम डिमांड को भी देखते हुए मतलब हमारी इंडस्ट्रीज़ की, और वैसे भी हम किसका फॉर्मेशन मतलब यूज़ करते हैं? सिंथेटिक रबर का। सिंथेटिक रबर में या तो वो होमोपोलीमर हो सकती है किसकी? 1,3 ब्यूटाडाइन की, या फिर इसके डेरिवेटिव की, या फिर अगर वो कोपोलीमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उनमें एक मोनोमर हमेशा 1,3 ब्यूटाडाइन होता है। ठीक है। तो सिंथेटिक रबर में पहले हम बात करते हैं मिथाइल रबर की। मिथाइल रबर जो होती है हमारी, ये पहली बार कमर्शियली बनाई गई थी जर्मनी के द्वारा फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम पे। ठीक है। तो इसको में हम यूज़ करते हैं पिनाकोल, जो हमारा पहला जो ये मतलब कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं पिनाकोल, क्योंकि इसमें क्या होता है? हमारे एडजेसेंट कार्बन पे हमारे OH होते हैं। इनको जब हम हीट करते हैं तो हमारा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और फॉर्मेशन किसका होगा? 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटाडाइन का। अब ये पॉलीमराइज करेगा, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होगी, और
क्या मिलेगा हमें, मिथाइल रबर ये इसमें हमें मिल जाएगी। तो इसमें और नेचुरल रबर में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इसमें एक मिथाइल ग्रुप ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यानी कि उसमें हम यूज़ करते थे आइसोप्रीन, यहाँ पे यूज़ करते हैं हम 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटाडाइन। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल रबर बोलते हैं। सेकंड जो हमारी होती है वो है हमारी सिस पॉलीब्यूटाडाइन या फिर सिस पॉली आइसोप्रीन। इसको हम प्रिपेयर करते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट के साथ, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी सिमिलर होती हैं हमारी नेचुरल रबर के। तो इसमें पहले हम यूज़ करते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन, किसके साथ, हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट जो होता है हमारा ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम के साथ हमारा टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड। यहाँ पे हम फॉर्मेशन किसका होगा, हमारा सिस 1,4 प्यूबोली ब्यूटाडाइन का। अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आइसोप्रीन, तो उस केस में हमें क्या मिल जाएगा, सिस पॉली आइसोप्रीन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारी ब्यूना एस, जिसको स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर भी बोलते हैं, SBR। इसमें जो ब्यूना एस है उसकी फुल फॉर्म क्या रहती है, ब्यूना में BU से बनता है हमारा ब्यूटाडाइन, एंड Na से होता है हमारा नेट्रियम। नेट्रियम किसका नाम रहता है, सोडियम का लैटिन नेम होता है, और हमारा S से बनता है हमारा स्टायरीन। तो यानी कि पहले जब इनिशियली इसको प्रिपेयर किया गया था तो उस टाइम पे इसको हमने एनायनिक कोपोलिमराइजेशन से बनाया था, किसके, ब्यूटाडाइन के एंड स्टायरीन के, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम। इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, ब्यूना एस। अब इसको कैसे इससे बनाते हैं, अब इसको हम फ्री रेडिकल पोलीमराइजेशन से बना सकते हैं, जिसमें हम यूज़ करते हैं, एक मोनोमर होता है हमारा स्टायरीन और दूसरा होता है हमारा ब्यूटाडाइन। तो यहाँ पे बेंजोइल पेरोक्साइड का हम यूज़ करेंगे और हमें क्या मिल जाएगी, स्टायरीन ब्यूटाडाइन रबर। तो मतलब सिंपल रिएक्शन होते हैं इसमें, हम डबल बॉन्ड अटैक करती है नेक्स्ट CH2 पे, फिर वो आगे शिफ्ट हो जाती है और फिर वो अल्टीमेटली नेक्स्ट वाले पे, यानी कि ये डबल बॉन्ड जाएगी यहाँ पे, ये अगले वाले पे, और फिर ये नेक्स्ट मॉलिक्यूल पे अटैक करेगी। तो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन होती है। तो इसमें ब्यूनास को हम यूज़ करते हैं ऑटो के टायर्स बनाने में, फ्लोर टाइल्स बनाने में, फुटवेयर के कंपोनेंट बनाने में, केबल के इंसुलेशन में, बबल गम में भी इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी टफ होती है, एब्रेशन रेसिस्टेंट होती है, और इसमें इसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी भी काफ़ी अच्छी होती है, जिसकी वजह से इसका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आती है हमारी ब्यूना एन, जिसको हम नाइट्राइल रबर भी बोलते हैं। इसमें मोनोमर क्या होता है हमारा, 1,3-ब्यूटाडाइन, एंड दूसरा होता है हमारा एक्राइलो नाइट्राइल। तो ब्यूना एन में BU स्टैंड करता है हमारा ब्यूटाडाइन के लिए, Na हमारा सोडियम के लिए, और NU स्टैंड करता है हमारा एक्राइलो नाइट्राइल के लिए। तो सिमिलर रिएक्शन होती है, ब्यूटाडाइन लेते हैं हम हीट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन से हमें क्या मिल जाता है, हमारी ब्यूना एन। ठीक है, इसका हम यूज़ करते हैं ऑयल सील्स बनाने में, मैन्युफैक्चर में, होज एंड टैंक की लाइनिंग की मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट होती है हमारी ब्यूटाइल रबर। तो इसका मोनोमर कौन सा होता है हमारा, आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोप्रीन। तो इसमें आइसोब्यूटाइलिन हम यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेटली 95%, और आइसोप्रीन यूज़ करते हैं हम अप्रोक्सीमेटली 5%। यानी कि अगर हमारे 20 मॉलिक्यूल हैं तो 19 रहेंगे हमारे आइसोब्यूटाइलिन के, और 5 रहेंगे हम, मतलब एक रहेगा हमारा आइसोप्रीन का। तो AlCl3 लेते हैं, इसमें ट्रेस अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं, और फिर 173 केल्विन पे हमें मिल जाती है हमारी ब्यूटाइल रबर। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है, जो हमने ये पॉलीमर लिखा हुआ है, पॉलीमर में हमने शो कर रखे हैं हमारा पहला तो आइसोब्यूटाइलिन मॉलिक्यूल, उसके बाद है फिर हमारा आइसोप्रीन, उसके बाद फिर से क्या है हमारा आइसोब्यूटाइलिन एंड आइसोब्यूटाइलिन। सो दैट क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन आइसोब्यूटाइलिन की काफ़ी ज़्यादा होती है, आइसोप्रीन बीच बीच में पॉलीमराइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, सो दैट इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑल्टर हो जाएं। ठीक है, तो इसके ऑटोमोबाइल के इनर ट्यूब्स के लिए, टायर की लाइनिंग के लिए इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है। फिर लास्ट हमारी रबर आती है कौन सी, नियोप्रीन। नियोप्रीन में क्या होता है, हमारा मोनोमर होता है क्लोरोप्रीन, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होता है, 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइन। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन फास्ट होती है, पेरोक्साइड भी यूज़ कर सकते हैं हम, तो अल्टीमेटली हमें पॉलीमर मिलता है नियोप्रीन का। ये एरियल ऑक्सीडेशन में स्टेबल होती है, और ये मतलब ऑयल्स में, ग्रीस में, अदर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होती इजीली।
इसलिए इसको यूज़ किया जाता है होज़ के मैन्युफैक्चर में, शू के हील बनाने में और कन्वेयर बेल्ट वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है। तो जो हमारी रबर होती हैं उसमें एक टर्म आती है वल्केनाइज्ड रबर। अब वो क्या होती है, क्योंकि जब पहले सबसे पहले हम देखते हैं ये प्रोसेस क्या होता है हमारा वल्केनाइजेशन का। वल्केनाइजेशन होती है जब हम नेचुरल रबर को हीट करते हैं किसके साथ, सल्फ़र के साथ 370 टू 415 केल्विन पे। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। ये एक प्रोसेस काफ़ी स्लो होता है, इसलिए हम इसमें एडिटिव ऐड कर देते हैं सो दैट इसका रेट एक्सेलरेट हो जाए। तो एडिटिव कौन से होते हैं हमारे, हम यूज़ कर सकते हैं 2-मरकैप्टो बेंजोथायाजोल, और या फिर हम यूज़ कर सकते हैं जिंक ऑक्साइड, या फिर टेट्रामिथाइल थायायूराम बाइसल्फाइड यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम 2,2- डाईथायो बिस बेंजोथायाजोल का भी यूज़ किया जा सकता है। तो पहला नाम देखते हैं जैसे कि 2-मरकैप्टो बेंजोथायाजोल, क्योंकि इसमें क्या होता है नंबरिंग हम साइड वाली रिंग से कर रहे हैं। तो हमारी सेकंड पोजीशन पे है एसएच ग्रुप जिसको हम बोलते हैं मरकैप्टो। बेंजो और थाया किसके लिए, सल्फर के लिए, एजोल किसके लिए, नाइट्रोजन के लिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मरकैप्टो बेंजोथायाजोल। तो अब सेकंड देखते हैं 2,2- यानी कि ये पॉलीमर की फॉर्म में है, डाईथायो सेकंड पोजीशन पे, मतलब दो सल्फर ग्रुप रहेंगे हमारे। बेंजोथायाजोल, बेंजो थाया सल्फर के लिए, एजोल नाइट्रोजन के लिए। सिमिलरली इसका थर्ड वाला होता है हमारा टेट्रामिथाइल थायोयूराम बाइसल्फाइड। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वल्केनाइजेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारी नेचुरल रबर होती है उसमें कोई पोलर ग्रुप नहीं होता, और ना ही मतलब जो सिस कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसकी वजह से वो जो पॉलीमर चेन होती है वो इतने पास नहीं आ पाती कि इसमें हमारा अफेक्टिव इंटरेक्शन हो सके, क्योंकि ना तो कोई पोलर ग्रुप है जिसमें कोई इंटरेक्शन हो जाएगा, और ना ही हमारी मतलब सिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो मतलब अच्छी तरह से पैक हो पाती हैं। तो नेचुरल रबर का क्या होता है, हमारा कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है, जिससे वो सॉफ्ट होती है, टैकी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, उसका वल्केनाइजेशन करते हैं। वल्केनाइजेशन होने के बाद क्या हो जाता है, उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, उसका मतलब रेसिस्टेंट टू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंक्रीज़ हो जाता है, वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होती, हार्ड भी होती है और स्ट्रॉन्ग भी हो जाती हैं। ठीक है, तो यानी कि वो डिपेंड करता है कि कितना हार्ड होगी, कितनी टफ होगी, कि हम कितना सल्फ़र ऐड करते हैं। तो जैसे ही हम सल्फ़र ऐड करते हैं उसमें, तो क्या हो जाता है हमारी बाइसल्फाइड जो होती हैं, मतलब एस एस बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाती है किसके बीच में, हमारी जो डबल बॉन्ड होती है वो ब्रेक होती है, और हमारा फॉर्मेशन बॉन्ड किसके साथ बना लेती है, डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाते हैं हमारी चेन, इनकी रबर की चेन्स के बीच में। ठीक है, तो जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये मतलब स्ट्रेच हो जाती है इस फॉर्म में। जब इनको हम वापस मतलब जो हम फोर्स हटा लेते हैं तो ये वापस से ये रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाती हैं जैसे नेचुरल होती हैं। तो इससे क्या होती है, इनकी इलास्टिसिटी इंक्रीज़ हो जाती है और इजीली मतलब ब्रेक डाउन नहीं होती। सल्फाइड जो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड होती हैं वो एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर से स्लिप होने से रोकती हैं, और मतलब इसको मतलब अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती हैं। तो ये फ़ायदा होता है हमारा कि किसका, वल्केनाइजेशन का। तो हमारे कुछ टर्म्स थी जो हमने पहले क्लियर नहीं की थी, उनको हम देख लेते हैं। यानी कि जो हमारा क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे रहता था, तो उसमें हमारे क्या क्या होती हैं, उसमें हमारे 4 टाइप के पॉलीमर हो सकते हैं: इलास्टोमर्स, थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोसेटिंग एंड फाइबर्स। तो जो पहला होता है हमारा इलास्टोमर्स, ये क्या होते हैं, रबर लाइक सॉलिड पॉलीमर होते हैं जो मतलब इलास्टिक होते हैं, यानी कि इनमें थोड़ा सा भी फोर्स हम मतलब अप्लाई करेंगे तो इनको इजीली हम स्ट्रेच कर सकते हैं। एग्जांपल होते हैं इनका रबर बैंड्स जो होते हैं हमारे। तो सेकंड होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक। ये हमारे लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं जिसमें क्या होते हैं हमारे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो दो पॉलीमर की चेन्स को एक दूसरे के साथ मतलब हेल्ड करके रखते हैं। इनको हीट करने पे ये सॉफ्ट हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं जब वापस से इनको कूल कर देते हैं तो। यानी कि इनमें क्या होता है कि हमारी क्रॉस बॉन्डिंग नहीं होती, जिसकी वजह से इनको हम किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं। हीट करेंगे सॉफ्ट मतलब हो जाएंगे, वापस से कूल कर देंगे फिर से हार्ड हो जाएंगे। तो इनका एग्जांपल कौन से होते हैं हमारे, पॉलीस्टायरीन एंड पीवीसी, यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड इसके एग्जांपल्स हैं।
फिर नेक्स्ट होते हैं हमारे थर्मोसेटिंग। इनमें क्या होता है कि ये सेमी फ्लूइड होते हैं नेचर में, जिनका मॉलिक्यूलर मास कम होता है। जब इनको हीट करते हैं तो क्या होता है कि इसमें क्रॉस लिंकिंग स्टार्ट हो जाती है पॉलीमर्स की चेन के बीच में, और ये हार्ड हो जाते हैं। तो अब क्या होता है, इनका जो 3D स्ट्रक्चर बन जाता है हीट करने के बाद, अब इसको वापस से कूल भी कर देंगे तो हमें ओरिजिनल पहले वाला स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, थर्मोसेटिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका, बेकेलाइट। और लास्ट होती है हमारी टाइप फाइबर्स। ये क्या होते हैं, ये थ्रेड लाइक होते हैं नेचर में। इनमें क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो सकती हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है। इनकी इलास्टिसिटी कम होती है और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब काफ़ी ज़्यादा होती हैं। शार्प होते हैं उनका, और इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है इसकी वजह से। इसलिए इसका एग्जाम्पल कौन सा है हमारा, नायलॉन।